आप सबको याद होगा कि पिछले साल यूक्रेन रशिया वार का आगाज़ हुआ था, जिसके अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, ख़ास तौर पर उनके 2 या 3 इलाके डोनबास रीजन और लुहांस्क रीजन को लेने के लिए। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह पर यह कहा जा रहा था कि रशिया कम्प्लीटली तौर पर यूक्रेन को लेना चाहता है, लेकिन बाद में पता चला और बाद में जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो रिवील यही हुई है कि रशिया सिर्फ कुछ पार्ट यूक्रेन के लेना चाहता था ताकि उसे डी नाज़िफिकेशन कर सके। लेकिन जैसे ही आप यूक्रेनियन मीडिया या आप इंटरनेशनल मीडिया भी देखते हैं तो आपको वेस्ट का एजेंडा वाज़ नज़र आता है, जिसके अंदर बार बार ये कहा जाता है कि यूक्रेन यहाँ से जीत गया, यूक्रेन वहाँ से जीत गया। लेकिन जब आप हकीकत में देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि रशिया बार बार अपने इलाके और अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करता आ रहा है और नए नए इलाके जो है फ़तह करता आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये आप सिटी देख रहे हैं बखमत का इलाका, जो कि लुहांस का सबसे मजबूत इलाका है, जिसके बाद लुहांस का इलाका कम्प्लीटली तौर पर और डोनबास का इलाका इंतहाई मुकम्मल तौर पर रशिया के हाथ में आ जाना है। और ये 6 महीने से चलती हुई लड़ाई थी, जिसके बाद रशिया ने इस शहर को कम्प्लीटली तौर पर काबू कर लिया और वैगनर ग्रुप ने इसको सक्सेस करार दिया। इसके अलावा वाशिंगटन टाइम्स में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके अंदर ये लिखा गया था द घोस्ट ऑफ अफगानिस्तान हॉन्ट यूक्रेन। इसके अलावा बहुत से जर्नलिस्ट जैसे कि एडम मिशनिक हैं, उन्होंने प्यूटन को ब्रेजनव के साथ कंपेयर किया था जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। इसके अलावा बहुत से आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा जिसके अंदर बार बार 1979 की रशिया इन्वेजन को बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये बिल्कुल उसी तरह फेल होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं अफ़गानिस्तान वार के साथ और यूक्रेन वार के साथ बहुत। सो आज की वीडियो में हम ये 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि वाकई यूक्रेनियन और वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक वाकई यूक्रेन बार बार जीत रहा है और उसके प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि वाकई यूक्रेन के अंदर जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी डेवलप हुई थी, वो इंसर्जेंसी डेवलप हो सकती है या यूक्रेन मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान की तरह तबाह हाल हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे इलाके जो रशिया ने ले लिए हैं। पहले तो यही कहा जा रहा था कि रशिया बार बार कीव को लेने की कोशिश करेगा, जो कि शुरू में उसने कोशिश भी की है, लेकिन उसके बावजूद वो कीव को, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, नहीं ले सका। लेकिन उसके बाद रशिया ने जो न्यू ऑफेंसिव का ऐलान किया और जिसके ऊपर वो काबू रहा है, वो इंतहाई मशरक़ी इलाका है यूक्रेन का, जहाँ के अंदर रशिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। अब एक बात यहाँ समझते जाएँ कि जो यूक्रेन है वहाँ पर रशियन एथनिक आबादी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और उनकी सबसे बड़ी माइनॉरिटी भी रशियन आबादी है। तो इनके जो मशरक़ी इलाके हैं लुहांस और डोनबास, वहाँ जो रशियन हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं और रशियन एथनिक मेजॉरिटी है। इसलिए रशिया ने पहले वहाँ इंसर्जेंसी करवाई और उन्हें एक कैपिटल घोषित किया, यानी कि एक स्टेट जो है वो बनाना का ऐलान किया और उस स्टेट की मदद करने के लिए हमला किया। यानी कि अगर आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जो अटैक है ये सिर्फ जो अपनी नेबरिंग एक नई न्यू बॉर्न स्टेट्स हैं लुहांस की और डोनबास की, उसकी मदद के लिए, जबकि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये यूक्रेन टेरिटरी के अंदर ही हमला है। सो इस तरह रशिया ने मशरक़ी काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं वो यूक्रेन से ले लिए, लेकिन यूक्रेन ने काफ़ी जगह पर फाइट बैक भी किया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर ये है कि नेटो की एक बड़ी तादाद इसके पास मौजूद है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल भी यूक्रेन के पास काफ़ी ज़्यादा मदद मौजूद है। जिस तरह यूएसए ने तकरीबन $46 बिलियन आलमोस्ट दे चुका है और ओवरऑल तकरीबन $150 बिलियन जो है वो यूएसए का खर्च हो चुका है यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर। इस तरह नेटो की अलग से हेल्प जो है वो की जाती है। भी रिसेंटली ही नेटो ने अपनी स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन के अंदर प्रोवाइड किए हैं ताकि वो यूक्रेन को ट्रेन कर सकें। इस तरह यूक्रेन के पास एक इंटरनेशनल सपोर्ट मौजूद है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फाइट बैक कर रहा है। लेकिन रिसेंटली ही एक इम्पॉर्टेंट शहर बखमत, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी पिछले 6 महीने से, और अपनी सारी कुव्वत जो है बार बार लगाया जा रहा था यूक्रेन भी और रशिया भी उस शहर के ऊपर, वो रशिया की वैगनर ग्रुप ने ले लिया है। वैगनर एक प्राइवेटियर कंपनी है, एक आर्मी है जो प्राइवेटली ऑपरेट करती है लेकिन रशिया के अंडर है। तो रशिया की इस वैगनर आर्मी ने वो शहर ले लिया है और उसके ऊपर अपना झंडा भी लहरा दिया। तो बहुत सारे लोग इसको स्टालिनग्राड की लड़ाई के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ से हिटलर का जवाल शुरू हुआ था और रशिया का अरूज शुरू हुआ था। खैर, लेकिन अभी तक यही आ रहा है कि डोनबास का और लुहांस्क का रीजन कम्प्लीटली तौर पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया है और अब नेक्स्ट ऑफेंसिव जो है वो ओडेसा की तरफ है, जो कि साउथ का इलाका है और वहाँ से जो है वो ब्लैक सी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और रशिया की काफ़ी ज़्यादा कोशिश यही है कि वो ब्लैक सी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर ले। और रिसेंटली यही कहा जा रहा है कि रशिया की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि वो यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर ले ले, बल्कि सिर्फ मशरक़ी इलाका और जो ब्लैक सी वाला इलाका है वो ले ले
और उसको कंट्रोल कर ले और देन नेगोशिएशन की तरफ चले जाए, क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा रशियन इकॉनमी के ऊपर पड़ चुका है। लेकिन अगर आप यूएसए की तरफ से देखते हैं, जहाँ यूएसए सुबह से शाम यही कहता है कि हमने उनकी करेंसी को गिरा दी और काफ़ी ज़्यादा सेंक्शंस भी लगाई गई हैं, लेकिन वो सेंक्शन काफ़ी हद तक नाकाम रही हैं, क्योंकि इस सेंक्शंस के अंदर ऑयल एंड गैसेस शामिल नहीं हैं। शुरू में ऑयल भी नहीं था, लेकिन दिसंबर के अंदर ऑयल भी शामिल कर लिया गया था। अब ये इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि एक कंप्लीट हिपोक्रेसी है वेस्ट की। वेस्ट कभी भी नहीं चाहता कि वो खुद इसका बर्डन ले सके। उन्होंने इंडिया के ऊपर तनकीद की, इवन पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद करने की कोशिश की, बाकी और भी कंट्रीज़ के ऊपर तनकीद की जिन्होंने उनसे ऑयल बाई किया, लेकिन इस वक्त भी उनका सबसे बड़ा जो गैस का इंपोर्टर है वो आज के दिन भी यूरोप है। इसलिए यूरोप की जो गैस डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन उनकी एनर्जी का 35 से 45% जो है वो गैस से आता है, और अगर गैस बंद करता है तो अगले साल तक एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 130 बिलियन टन गैस जो है वो कमी हो जाएगी यूरोप के अंदर, सिर्फ इस वॉर की वजह से। और ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, और ऑयल प्राइसेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसके बाद ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी, इसलिए रशिया ने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ऑयल की परचेज़ को और सेल को इंक्रीज़ कर दिया था। जिससे इंडिया के साथ आप देख सकते हैं कि इंडिया ने बहुत सस्ते में इनका ऑयल ख़रीदा है, और इस तरह ओवरऑल जो रशिया के पास अपनी जो इकॉनमी है वो सेफ ही रही है। और वेस्ट की जितनी भी कोशिशें थी कि इसकी इकॉनमी को कम्प्लीटली तौर पर क्रिपल कर दें, क्योंकि वेस्ट तो चाहता था कि जैसे ये वॉर शुरू हो तो रशिया को कम्प्लीटली तौर पर इकनॉमिकली क्रिपल कर दिया जाए, तो अंदर से कोई कह लें कि एक रेवोल्यूशन जनरेट हो जाए जो टॉपल कर दे। लेकिन हुआ इसके बरक्स ही है। और दूसरी तरफ चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से एक पीस एग्रीमेंट कर दिया जाए। अब पीस एग्रीमेंट को डिस्कस करने के लिए ही कुछ दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चाइना गए थे। दैन अभी भी रिसेंटली आपको ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो चाइना के अंदर नज़र आते हैं। इसके अलावा इंडियन प्रेसिडेंट भी आपको कुछ दिन बाद वहाँ जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस वजह से हैं कि अब एक चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जनरेट हो रहा है, और चाइना कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पीस लेके आ जाए और अपना पीस एग्रीमेंट ले आए। अब उस पीस एग्रीमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ये बात वाज़ह है कि किसी तरीके से भी रशिया जो विनिंग टेरिटरीज हैं वो कंसीड नहीं करेगा। अब एक और अमेजिंग चीज़ होती है जिसके अंदर एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन लीक होता है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की बहुत सारी जो ऑफिशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीक कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 100 से ज़्यादा पिक्चर जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर की जो असेसमेंट है वो की जाती है। अब उसके अंदर बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं जिससे आपको नज़र आ जाता है कि यूक्रेन वाज़े तौर पर हारता हुआ नज़र आता है। अब जिसका उसके अंदर कहा जाता है कि यूक्रेन के पास इतना शल ही नहीं है कि वो 1 महीने से ज़्यादा इस वार को सस्टेन कर सके। फिर इकनॉमिक कैपेबिलिटी कम्प्लीटली तौर पर तबाह हो चुकी है। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगर यूक्रेन को रीबिल्ड किया जाए तो 350 से 600 बिलियन डॉलर जो है वो लगेगा। इतना पैसा कोई कंट्री यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए बहुत जल्द देखिएगा तमाम यूक्रेन से मुंह मोड़ते हुए नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टसल नज़र आती है, जिस तरह इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली ही ये बात की है कि यूरोप को अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए यूएसए से, और नेटो को काफ़ी हद तक जो है वो अंगूठा दिखाने की कोशिश की है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप के अंदर एक इंडिपेंडेंट फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन वार को काफ़ी हद तक रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद इस चीज़ को डीप देखते हैं तो यूरोप के अंदर 2 तरह के जो हैं वो ग्रुप्स हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है, जिस तरह रोमानिया वगैरह। फिर उसके अलावा अगर आप दूसरा पार्ट देखते हैं जिस तरह जर्मनी है, उसके अलावा फ्रांस है, बेल्जियम है, स्पेन है, वो ये कंट्रीज़ हैं जो कभी रशिया का पार्ट नहीं है। तो वो रशिया को इस तरह डील करते हैं कि सिक्योरिटी विद रशिया, और जो आगे वाले फ्रंटियर मशरकी कंट्री जितनी भी हैं, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया वगैरह, हंगरी वगैरह, वो डील करते हैं कि डिफेंस अगेंस्ट रशिया। तो वो अगेंस्ट रशिया वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे यूरोप जो है वो काफ़ी हद तक एग्री नहीं करता कि ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो हमें अपनानी चाहिए। अगर हम मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं तो उसी लीक डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख कैजुअलिटीज़ यूक्रेन वाली साइड से हुई हैं, और 1.5 लाख से 2.5 लाख कैजुअलिटीज़ रशियन साइड से हुई हैं। अगर आप इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। पाकिस्तान ने अपनी चारों जंगों के दौरान इससे आधे फ़ौजी भी नहीं गंवाए होंगे जितने उन्होंने तकरीबन 1.5 साल की जंग में गिरा दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिव लड़ाई दोनों फ्रंट्स के ऊपर हो रही है। फिर उसके अलावा ये बात भी की जाती है कि रशिया का जो काफ़ी हद तक जो एरियल सिस्टम है वो, यानी कि जो फ़िज़ाई हमले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी मेन रीज़न ये है कि यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिसेंट न्यूज़ के मुताबिक यूक्रेन बहुत जल्द अपने डिफेंस सिस्टम से हाथ धो बैठेगा, जिसकी वजह से अब मज़ीद जो रशियन हमले हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो रशिया जो अपने जितने इलाके हैं उन्हें मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। जिसमें एक सिक्योरिटी एनालिस्ट ने बताया कि रशिया ने जो इलाके लिए हैं, ना तो वहाँ उसने पुल तोड़े हैं और ना ही बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया। तो इससे मुराद यही है कि वो उसको
हमेशा अपने पास रखने के लिए जो है वहाँ पे अटैक वगैरह नहीं कर रहा, उसको तबाह नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उसका मूड होता कि मैंने इसे छोड़ देना है तो वो उसको तबाह करके फिर छोड़ता। तो ये बात तो तय होगी कि लुहांस डोनबास रीजन जो है वो किसी तरीके से नहीं छोड़ेगा। और डिनाइपर रिवर जो है इसको बाउंड्री माना जा रहा है रशिया और यूक्रेन की तरफ से, कि रशिया जो है डिनाइपर रीजन जो रिवर है उसकी जो राइट साइड यानी कि उसका जो मशरक़ी साइड है वो हमेशा अपने पास से रखेगा। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई ही यूक्रेन की तरफ से अगर रशिया कामयाब हो जाता है, अगर पूरा कीव भी ले लेता है फिर भी, तो क्या यूक्रेन की तरफ से वैसी इंसर्जेंसी हमें देखने को नज़र आएगी जिस तरह रशिया में या अफ़गानिस्तान के अंदर हमें नज़र आई थी या वियतनाम के अंदर नज़र आएगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम मुख्तलिफ आर्गूमेंट सामने रखेंगे जो कि कंप्लीट रिसर्च के ऊपर बेस है। इसलिए तो अगर हम अफ़गानिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़े थे उनके मॉरल बिलीफ के, जो यूक्रेन के अंदर जो लोग लड़ेंगे उनके मॉरल बिलीफ की, तो अगर हमें एक जहाद का कंसेप्ट नज़र आता है जो कि अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो वहाँ के जितने भी इंसर्जेंट थे उनके अंदर एक चीज़ नज़र आती थी कि उन तमाम का जो मॉरल बिलीफ था वो जहाद की वजह से स्ट्रेंथन था। जबकि यूक्रेन के अंदर हमें जहाद का कंसेप्ट नज़र नहीं आता। इवन क्रिश्चियनिटी की तरफ से भी कोई ख़ास जहाद का कंसेप्ट नहीं है, और इसके अलावा उनके जो मॉरल बिलीफ हैं वो भी इस चीज़ की जो है ना रिक्वेस्ट नहीं करते। तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि यूक्रेन की जो मॉरल बिलीफ हैं वो बहुत वीक हों अफ़गानिस्तान की निस्बत। अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी मुल्ला लड़ रहे थे या जितने भी मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको वो मदरसे से ट्रेन शुदा थे और प्रॉपर उनका जो ब्रेन वॉशिंग इस सेंस में की गई थी कि वो हमेशा ही लड़ते रहेंगे, और उन्हें अगर वो मारे जाते हैं तो फिर वो जन्नत में जाएंगे, अगर वो बच जाते हैं तो वो गाजी कहलाएंगे। तो दोनों की तरफ से एक विन विन है। जबकि यूक्रेन की जो इंसर्जेंसी है उसके अंदर हमें ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो नज़र नहीं आएगा। फिर उसके अलावा अगर हम मज़ीद मॉरल बिलीफ की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो लिटरेसी रेट्स हैं वो 99% है। फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जो पावर पैरिटी है, जीडीपी वगैरह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूक्रेन के अंदर, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर में ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पॉवर्टी के अंदर रहे थे तो वो एक तरह से ऑलरेडी एक वार की कंडीशन के अंदर ही थे, जहाँ वो ऑलरेडी ट्राइबल फ्यूड्स के अंदर लगे रहते थे या लॉ एंड ऑर्डर से जूझते रहते थे और एक लिविंग के लिए भी स्ट्रगल करते रहते थे। जबकि यूक्रेन के अंदर लोग एक पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो एक पीसफुल ज़िंदगी से इस तरफ ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके अलावा बहुत से कल्चरल पैरामीटर्स भी हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर हथियार रखना एक पश्तून कल्चर का एक पार्ट माना जाता है और इसको एक कल्चर का ही पार्ट माना जाता है, मतलब कि हथियार आपके पास होगा। जबकि यूक्रेन के अंदर पीसफुल इंसान कभी भी गन नहीं रखता है और एक लो कह लें कि आम उनके पास जो है रेशो था, और इसलिए बहुत से यूक्रेनियन हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी गन नहीं उठाई थी और उन्हें अब उठानी पड़ी है। इसलिए हमें बहुत सारी जगह पर ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे यूक्रेनियन फ़ौजी हैं जो अब लड़ना नहीं चाहते हैं और वापस घरों में आए, उन्हें ज़बरदस्ती घरों से उठाया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं कि ज़बरदस्ती उन्हें लड़ाई के लिए लेके जाया जा रहा है। जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे इंसिडेंट हमें नज़र नहीं आए थे, वो ऑलरेडी ही कई पुश्तों से लड़ रहे थे, तो उनके लिए ये चीज़ करना जो है वो आसान था। फिर उसके बाद जो दूसरा आर्गूमेंट है वो मैं ट्रेन के ऊपर रखूँगा कि जो टेरेन है अफ़गानिस्तान की वो डिफ्रेंशिएट करती है यूक्रेन की। अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे जो कि ना सिर्फ एक एम्बुश पॉइंट थे बल्कि बहुत सारे फ़िज़ाई हमलों की शक्ल की में भी उन्हें जो है वो कवर प्रोवाइड करता है। जिस तरह तोरो बोरा का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ उसामा बिन लादेन छुप गए थे और बहुत कोशिश के बावजूद भी सही वहाँ पकड़ नहीं सकी थी। इसलिए उनका प्रॉपर एक सुरंग सिस्टम था जो कि पिछले कई 100 सालों से वो बना हुआ था और उसको इस्तेमाल किया जाता था इसी फाइटिंग के लिए। ट्राइबल फ्यूड्स के नतीजे में उससे पीछे अगर आप थोड़ा सा चले जाएँ तो हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जंग वगैरह नज़र आती है। फिर उसके अलावा 2 वॉर्स हमें नज़र आती हैं। तो उनके लिए एक प्रॉपर सुरंग सिस्टम बना हुआ था जिसके अंदर वो छुप जाते थे और उसको फिर एज एम्बुश पॉइंट यूज़ करते थे। इसके मुकाबले में जो यूक्रेन की ट्रेन है वो इंतहाई क्लीन और प्लेन है। ट्रेन ग्रेट यूरोपियन प्लान के ऊपर मौजूद है। तो एक मैदानी इलाका है, इवन इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्मूथ किस्म की मोटरवेज़ हैं कि वहाँ पर आप जहाज़ भी लैंड करवा सकते हैं। तो इंसर्जेंसी के लिए एक जगह छुपने के लिए चाहिए होती है जहाँ छुप के आप गोरिल्ला वार जो है वो लड़ सके। जबकि यूक्रेन के अंदर हमें जो उनकी ट्रेन है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती नज़र नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट तो देते हैं कि यार उनकी जो सर्दी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो कहीं छुप नहीं सकते, वो एम्बुश नहीं कर सकते। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से पूरी की पूरी इंसर्जेंसी जो है वो जीती नहीं जा सकती। जबकि इनके अगेंस्ट रशियन ही हैं, रशियन खुद ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सर्दी से आए हैं, तो भाई उनके ऊपर क्या असर होगा। या तो इस तरह है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर लड़ें। फिर उसके बाद जो तीसरा आर्गूमेंट है वो बर्थ रेट पर और पॉपुलेशन पर रखूँगा कि अगर आप अफ़गानिस्तान के बर्थ रेट देखते हैं तो वो 5.6 था, जबकि इस वक्त यूक्रेन का जो बर्थ रेट है वो 1.8 है।
अब 5.6 से मुराद ये है कि जब उनके लोग मारे जाते थे तो उनके यहाँ नई खेप तैयार होती थी, 11 साल के 12 साल के बच्चे तैयार होते थे जो कि आपको लड़ते हुए नज़र आते थे, जबकि यूक्रेन की जो एवरेज एज है वो 41। आप इससे ज़्यादा लगा लें कि उनके पास यूथ ही नहीं है। फिर उसके अलावा जैसे ही माइग्रेशन हुई है, वॉर शुरू हुई है, तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसके वजह से 5 से 8 लाख लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आसपास कंट्री जिस तरह पोलैंड है, रोमानिया, हंगरी, इवन जर्मनी तक भी गए हुए हैं। जितने भी यूथ है और जितने भी उनकी ख़वातीन हैं वो माइग्रेट कर कर उन कंट्रीज़ के अंदर चली गई हैं। जब ना तो ख़वातीन वहाँ बची हैं और ना ही जो बच्चे हैं वो वहाँ बचे हैं, तो अगली इंसर्जेंसी जो है वो कैसे होगी। फिर उसके अगर हम इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान को देखते हैं तो उनके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ थे, पाकिस्तान था, ईरान था, ये इतने कोई ज़्यादा इतने अच्छे कंट्रीज़ नहीं थे और इतने वेलकमिंग कंट्रीज़ भी नहीं थे जितना आजकल यूरोप है। तो इस हिसाब से माइग्रेशन जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमें बहुत कम नज़र आई थी और उन्होंने जम के इसका मुकाबला किया था। उनके पास एक नई यूथ तैयार थी। फिर उसके अलावा जो चौथा आर्गूमेंट मैं रखूँगा वो नेटो और यूरोप के ऊपर रखूँगा कि अगर आप यूरोप को देखते हैं तो ऑलरेडी इस वार से बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका है। इस्तेमाल की जाती है जिसे वार एग्जॉस्शन का नाम दिया जाता है कि बार बार जंग लड़ने की वजह से एक वार फटीग पैदा हो जाती है, जो कि हमें यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। फिर उसके अलावा उनके जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को कंप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पूरा यूरोप को देखते हैं तो पहले मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने गैस के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें था कि ये गैस की जो प्राइस है वो हमें सिक्योरिटी की शक्ल में, एनर्जी सिक्योरिटी की शक्ल में देनी पड़ेगी, तो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। इसके अलावा आपको बेल्जियम जो है वो डायमंड्स के अंदर ट्रेड करता नज़र आता है रशिया। फिर उसके अलावा हमें फ्रांस की भी ट्रेड नज़र आती है रशिया के साथ, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इनरिच यूरेनियम जो है वो लिया है, क्योंकि फ्रांस की जो एनर्जी नीड्स है वो यूरेनियम के ऊपर है ख़ास तौर पर, तो वो रशिया से यूरेनियम लेते हुए नज़र आए हैं। फिर उसके अलावा स्पेन जो है उन्होंने ऑलरेडी जितनी वो पहले गैस मंगवाते थे उससे ज़्यादा एलएनजी जो है वो ऑर्डर किया। फिर उसके अलावा हमें हमें जो इटली के अंदर नई उनकी प्राइम मिनिस्टर नज़र आती है जॉर्जिया मेलोनी, वो प्यूटन को ऑलरेडी अपना आइडियोलॉजिकल लीडर कह चुकी हैं। फिर इस तरह और भी जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो हमें इस वार से भागते नज़र आए हैं। जिस तरह जर्मनी ने नेटो कोटा पूरा करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। तो इस तरह काफ़ी हद तक की नज़र आता है कि यूरोप बहुत जल्द इस चीज़ से जान छुड़वा लेगा। तो जब ऑलरेडी यूक्रेन की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और उनका 100% बजट जो है वो उसके ऊपर जा रहा है और वो भी कम है, और जैसे ही यूरोप इस चीज़ से जान छुड़वाएगा तो यूक्रेन जो है वो घुटने टेक देगा। फिर उसके बाद यूएसए का आर्गूमेंट इसके ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर यूएसए की अपनी मुश्किलात के अंदर बहुत इजाफा हो रहा है। जिस तरह अभी रिसेंटली ही ईरान और सऊदीया की सुलह हुई है जो कि चाइना की तरफ से करवाई है, और डी-डॉलराइजेशन इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ईरान रशिया नेक्सिज्म में नज़र आता है कि रशिया जो है वो चीज़ें बाय करता नज़र आता है ईरान से, इंडिया से और नॉर्थ कोरिया से, और यहाँ से अपने जो है वो ड्रोन्स वगैरह जो है वो बाय करता नज़र आता है। तो इन तमाम चीज़ों से ये साबित होती है कि यूएसए का अभी तक तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे ही उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है या अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो हो सकता है कि यूएसए जो है वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से अपनी जान छुड़वा ले, जिस तरह उसने अफगानिस्तान के अंदर जान छुड़वाई है। तो ओवरनाइट जो है वो यूएसए जो है वो बदलने के लिए मशहूर है। तो जैसे ही यूएसए के कह लें कि प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी वैसे ही ये वार एंड हो जाएगी और यूक्रेन हार जाएगी। फिर उसके अलावा हमें यूएसए की जो लीक डॉक्यूमेंट है उससे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ देखने को मिलती है कि यूएसए यूक्रेन से काफ़ी हद तक नाराज़ भी है इन चीज़ों को लेकर, और इस वक्त यूक्रेन की अपनी गवर्नमेंट जो है वो दुनिया की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। तो यूएसए को लग रहा है कि शायद जो हम पैसा दे रहे हैं वो अपनी जेब के अंदर ही डाल रहे हैं, जिस तरह इनकी जो डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी सेम उसी तरह। तो ये किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकती है और उठ के भाग सकते हैं। वीडियो के लिए जो हमारे लिए लेसन हैं वो बहुत सारे हैं। पहली लेसन तो ये है कि मीडिया की बात पे कभी यकीन न करें, बल्कि उसको जो है वो डिग डीप करें ताकि पता चले आपको कि उसके अंदर रियलिटीज़ क्या है। फिर दूसरी जो चीज़ है कि इस वक्त बिल्कुल यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर रशिया एक विनर ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी है, और यूक्रेन कभी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस तरह वो वॉर से पहले था, और बहुत सारे इलाके जो हैं वो यूक्रेन दे देगा, चाहे वो डिनाजिफिकेशन के नाम पे हो, चाहे वो वार रेपरेशन के हिसाब से हो, या कोई और टर्म जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए। और इस तरह जो है वो रशिया एक दफ़ा जो अपने मसल जो है वो पुल कर लेगा। लेकिन इस वॉर की वजह से रशिया को इट्सेल्फ भी बहुत नुकसान हुआ है। उनके $300 बिलियन जो हैं वो ऑलरेडी फ्रीज़ हुए पड़े हैं। उनके अलावा उनकी जो इकॉनमी है वो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, सिर्फ वो इस हालत में है कि वो सपोर्ट कर सके, और एक गलत कदम जो है वो रशिया को मुकम्मल तौर पर तबाह हो बर्बाद कर सकता है।